हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो सेशन लेके आए हैं, देखिए ये आरबीडी पब्लिकेशन का बुक जो लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा के लिए, जिसमें कि टोटल 19 हल प्रश्न पत्र एवं 10 मॉडल प्रैक्टिस सेट इस बुक में दिया हुआ है। तो आज से हम लोग इस बुक को शुरू करने जा रहे हैं और आज देखने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस बुक को देख लिए हैं तो फिर भी रिविजन के तौर पर इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं इस पब्लिकेशन का पहला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट को जो है विश्व आर्थिक मंच द्वारा वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया गया है। ठीक है, वार्षिक अध्ययन पर प्रकाशित किया गया है। और देखिए ऑप्शन में यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच जो है कहीं पे नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो यहाँ पे दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि डार्क नेट संबंधित था, डार्क नेट संबंधित था। सही आंसर है इसका गैर पारंपरिक उद्देश्य के लिए वेब का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए देखिए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डार्कनेट एक अद्वितीय अनुकूलित संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करता है और इंटरनेट के भीतर एक डार्कनेट एक ओवरल नेटवर्क है। ठीक है, एक ओवरल नेटवर्क है जिसे केवल विशिष्ट सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन या प्राधिकरण के साथ एक्सेस किया जा सकता है, जो इंटरनेट सेवा प्रदाताओं या सरकारी अधिकारियों द्वारा इसे दुर्गम बनाता है। ठीक है, तो डार्कनेट पर सामग्री इनक्रिप्टेड है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य किस देश में स्थित है। सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह भूटान में स्थित है। ठीक है, भूटान देश में स्थित है ये। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सकतेंग वन्यजीव अभयारण्य जो है पूर्वी भूटान के तरासीगंग जिले में अवस्थित है एवं यह भारत के अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा का निर्माण करता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि चाबहार रेलवे परियोजना किस देश द्वारा चलाई गई। चाबहार रेलवे परियोजना, सही आंसर हो जाएगा इसका, देखिए यह ईरान के द्वारा जो है चलाई गई है। ठीक है, ईरान के द्वारा। देखिए ईरान ने एक ठोस निर्णय लेते हुए भारत को चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है और अफगानिस्तान से तो मध्य एशिया में अपनी पहुंच तथा व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को विकसित किया था और इसके साथ ही वहाँ कई विकासात्मक परियोजनाओं सहित चाबहार के एक रेल परियोजना में भारत की भागीदारी थी, जिसे ईरान द्वारा निरस्त कर दिया गया था और ईरान ने कहा कि भारत इस परियोजना के वित्तीयन में देर की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि अटल नवाचार मिशन यानी कि AIM किसके द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सही आंसर हो जाएगा, देखिए यह नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने देश भर में स्कूली छात्रों के लिए ATL ऐप डेवलपमेंट मॉड्यूल लॉन्च किया। इसे भारतीय स्टार्टअप प्लाज्मो के सहयोग से लॉन्च किया गया है और इसका उद्देश्य अटल टिगरिंग लैब्स के तहत आने वाले समय में स्कूली छात्रों के कौशल में सुधार करना है और उन्हें ऐप उपयोगकर्ताओं से ऐप का निर्माण करने वाला बनाना है। ठीक है, यह मिशन भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य देश में नवाचार एवं उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि स्टाफ हेड फॉर प्रॉफिट किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यह सोशल मीडिया से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए यह सोशल मीडिया से संबंधित है। देखिए इसमें कह रहा है कि रंगभेद के विरोध में चल रहे आंदोलनों के मध्य फेसबुक और इंस्टाग्राम के बहिष्कार और इसे विज्ञापन न देने की आवाज़ अमेरिका से उठी और अब भारत को छोड़कर पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव देखा जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए इस अभियान को अमेरिका के अनेक मानवाधिकार संगठनों ने सम्मिलित तौर पर प्रारंभ किया और इसे स्टॉप हेट फॉर प्रॉफिट का नाम दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया हुआ 7 नंबर में कह रहा है इसमें कि किस राज्य की सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है।
सही आंसर हो जाएगा इसका अरुणाचल प्रदेश सरकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2023 तक राज्य के सभी घरों को 100% नल जल कनेक्शन प्रदान करने का निर्णय लिया है। और जल जीवन मिशन केंद्र सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए इसमें कह रहा है कि चुशूल नामक स्थान कहाँ अवस्थित है। चुशूल नामक स्थान, सही आंसर है देखिए यह लद्दाख में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है। यह भारत के लद्दाख में लेह जिले का एक गांव है और यह दरबुक तहसील में स्थित है। ठीक है, जिसे चुशूल घाटी के रूप में जाना जाता है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है ये भी बताइए। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका जो आंसर दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो क्यों नहीं दिया हुआ है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में अवस्थित है, अतः कथन 1 जो है असत्य है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में स्थित है, तो कथन 1 जो है देखिए इसका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कह रहा है इसमें यह ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ का सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधि क्षेत्र है। इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। और देखिए जो कथन 2 में यहाँ पे दिया हुआ यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कथन 2 जो यहाँ पे दिया हुआ है, इसे 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जबकि पहला जो है यह क्या था, रॉन्ग था। उसके बाद चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए आगे है कि इसे 2007 से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसे 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर घोषित किया गया था, अतः कथन 3 भी सत्य है। देखिए इसका कथन 3 जो यहाँ पे दिया हुआ है, कथन 3 ये भी सत्य हो जाएगा, 2 भी सत्य हो जाएगा, जबकि 1 जो है क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसका कह रहा है कि पार्क के पानी में गंगा डॉल्फिन भी पाई जाती है। तो आइए देख लेते हैं इसका क्या एक्सप्लेनेशन है। कह रहा है कि काजीरंगा के संरक्षण के प्रयासों का अधिकांश ध्यान 4 बड़ी प्रजातियों राइनो, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाई जल भैंस पर केंद्रित है। ठीक है, तो इसलिए देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए उपर्युक्त 1 से अधिक जो ऑप्शन है यह सही है। इसके लिए क्या हो जाएगा, इसका अपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 10। और देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। सही आंसर हो जाएगा देखिए यह झेलम नदी पर अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना जो है 700 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जो कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुधोटी जिले में झेलम नदी पर स्थित है। ठीक है, और देखिए कथन 1 जो है यहाँ पे सत्य नहीं है। ठीक है, कथन 1 सत्य नहीं है। पाकिस्तान और चीन ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कह रहा है इसमें कि इसिनोफिल गणना किससे संबंधित है। इसिनोफिल गणना, तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका यह देखिए रक्त परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, किससे, रक्त परीक्षण से संबंधित है। देखिए इसका कह रहा है कि इसिनोफिल गणना एक रक्त परीक्षण गणना है जो कि श्वेत रक्त कणिकाओं यानी कि WBC की संख्या को मापता है, जिन्हें कि इसिनोफिल कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, इसिनोफिल कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 12 नंबर होगा। इसमें कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने किन 2 देशों को खसरा से मुक्त होने की घोषणा की है। देखिए इसका राइट आंसर है श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ, कह रहा है इसमें 1927 में अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस का प्रारंभ किस लक्ष्य को लेकर हुआ था। सही आंसर है महिला शिक्षा में वृद्धि करना। ठीक है, देखिए अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने की, और जिसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की स्थिति में सुधार करना था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह से संबंधित था। सही आंसर हो जाएगा देखिए इसका उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से 1 से अधिक हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। कह रहा है देखिए कुंवर सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और मौलवी अहमदुल्लाह आदि 1857 के विद्रोह से संबंधित थे, जबकि अशफाक उल्लाह खान काकोरी डकैती केस से संबंधित थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था। निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं था, तो देखिए इसमें पूंजीवादी व साम्यवादी व्यवस्थाओं को रोकना जो है यह सम्मिलित नहीं था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। कह रहा है इसमें देखिए कि स्वतंत्रता के बाद भारत की सबसे बड़ी आवश्यकता अपना आर्थिक सुधार करना था, और इसके लिए उससे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों से सहायता की अपेक्षा थी, जो कि गुट निरपेक्ष रहकर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है,
तो चलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में इंडियन मुस्लिम शीर्षक पुस्तक का लेखक कौन था। इंडियन मुस्लिम्स शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है, तो देखिए इसके लेखक हैं सर विलियम हंटर। ठीक है, सर विलियम हंटर ने इंडियन मुस्लिम नामक पुस्तक लिखी थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमों का सामना नहीं किया। तो आइए इसका जो है आंसर देख लेते हैं। 70 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ फ्रेंड्स, देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, देखिए ऑप्शन नंबर डी जो यहाँ पे दिया हुआ है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, कह रहा है इसमें कि काकोरी कांड में मुकदमों का सामना किसने नहीं किया, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने नहीं किया। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए दिया हुआ है इसमें, कह रहा है कि काकोरी केस में भारी संख्या में युवकों को गिरफ्तार किया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्लाह खान पर मुकदमा चलाकर फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद इसमें शामिल थे, लेकिन वे बचकर भाग निकलने में सफल रहे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लें। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इसमें कि बंगाल के तेभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, कि जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग को कम करके 1/3 करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तेभागा आंदोलन जो है वर्ष 1945 से 1950 के बीच में हुआ था और इस आंदोलन का मुख्य केंद्र बंगाल था। ठीक है, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था। सबसे पहले सही आंसर है देखिए वाल्टर सी रोसेन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, बायोडायवर्सिटी जो है बायोलॉजिकल डायवर्सिटी शब्द का संक्षिप्त रूप है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अमेरिकी वनस्पति शास्त्री वाल्टर जी रोसेन ने किया था फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है। कौन सा गैस समूह, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ऑप्शन नंबर डी में जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहे हैं इसमें कि राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किससे सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किसको जो है सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 22 नंबर कह रहा है इसमें वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है। सही आंसर है देखिए भारत इसमें दूसरे नंबर पर है। ठीक है, मौजूदा समय में भारत मत्स्य पालन और मछली उत्पादन के क्षेत्र में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। मत्स्य पालन के जरिए मछली उत्पादन प्राप्त करने में भी भारत चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। ठीक है, यानी कि चीन जो है पहले स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। सही आंसर है देखिए बिहार का इसमें जो है 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया है, देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार में चूना पत्थर का एकमात्र स्रोत कहाँ स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा देखिए यह रोहतास जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, रोहतास जिले में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे 25 नंबर दिया हुआ है। देखिए इसमें कह रहा है कि मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया है। इसका संबंध किस राज्य से है। मीठा खीरा को जीआई टैग दिया गया है, इसका संबंध किस राज्य से दिया है। देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स। और देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नागालैंड। देखिए नागालैंड का यह मीठा खीरा है जिसको कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए इधर। देखिए इसमें कह रहा है कि नागालैंड का नागा खीरा जो है मीठा खीरा जो रसदार मुलायम और मीठे स्वाद है और जो जैविक रूप से उगाया जाता है और उसे भौगोलिक संकेत जो है दिया गया है। ठीक है, यह अपनी मिठास और विशिष्ट हरे रंग के लिए जाना जाता है और इसमें कम कैलोरी और उच्च पोटेशियम होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 होगा। देखिए कह रहा है इसमें गया में स्थित गर्म जल कुंड का नाम क्या है। गया में स्थित गर्म जल कुंड का नाम क्या है। सही है देखिए इसका नाम है अग्निकुंड। क्या नाम है इसका, अग्निकुंड नाम है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 फ्रेंड्स कह रहा है इसमें बिहार में प्रतिशतता की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजातीय जिला कौन सा है। सबसे बड़ा जनजातीय जिला, तो देखिए वह जिला है पश्चिमी चंपारण। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। कौन सी केरल में पाई जाती है। सही हो जाएगा देखिए चेंचू जो है यह केरल में पाया जाता है। ठीक है,
केंजू जो है यह केरल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए, उपर्युक्त नदियों में से कौन सी अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है, होकर बहती है। सही आंसर है इसका देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि लोहित तथा सुबनसिरी नदियां अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती है, जबकि बाराम नदी मणिपुर से निकलकर मिजोरम तथा असम से बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। लोहित नदी पूर्वी तिब्बत के जयाल चू पर्वत श्रेणी से निकलती है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स लोहित और सुबनसिरी ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, लोहित और सुबनसिरी यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है, पहले कथन दिया हुआ। ठीक है, देखिए कथन दिया हुआ है कि नर्मदा अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, और कारण दिया हुआ है कि यह एक भ्रंश घाटी में बहती है, और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ए गलत है, यानी कि नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। तो देखिए नर्मदा नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे जो इसका कथन दिया हुआ है, कथन ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और कह रहा है कि इसका प्रमुख कारण है कि वह एक भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है। तो कारण देखिए यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई, कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। सही हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। ठीक है, मूल संविधान में तो 21वें संविधान संशोधन 1967 हुआ था, कह रहा उसके द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 द्वारा कोंकणी को, मणिपुरी तथा नेपाली को, एवं 92वें संविधान संशोधन 2004 द्वारा जो है संथाली, डोगरी, मैथिली एवं बोरो को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और इस प्रकार वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है, तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 32। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत एक गणतंत्र है, इसका अभिप्राय क्या है। भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत नहीं है। ठीक है, भारत का जो राष्ट्र प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। देखिए गणतंत्र का अभिप्राय है कि भारत का राष्ट्र प्रमुख अर्थात राष्ट्रपति ब्रिटेन के सम्राट की भांति वंशानुगत ना होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, इसलिए भारत एक गणतंत्र राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही कथन कौन सा है। सही हो जाएगा देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन हुआ है, और यह 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 के द्वारा हुआ था। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है इसमें कि प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की बात कही गई है। और प्रस्तावना को डॉक्टर के एम मुंशी ने राजनीतिक जनपत्री कहा तथा डॉक्टर अंबेडकर ने प्रस्तावना को पवित्र दस्तावेज कहा। ये भी एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे देखिए कह रहे हैं इसमें संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है। संविधान में आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ है। सही आंसर है देखिए यह प्रस्तावना एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें भारतीय नागरिकों तथा विदेशी व्यक्ति को प्राप्त मौलिक अधिकार कौन से हैं। तो देखिए वह मौलिक अधिकार हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त में से कोई नहीं है, उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है कि अनुच्छेद 14, 20, 21 को 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 तक भारतीयों एवं विदेशियों को मूल अधिकार प्राप्त है। ठीक है, और जबकि अनुच्छेद 15 का ख, 16, 19, 29, 30 केवल भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि संसद राज्यों के अनुसमर्थन के बिना भी निम्नलिखित विषयों में से किसमें संशोधन कर सकती है। किसमें संशोधन कर सकती है। तो देखिए कह रहा है कि राज्यों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है किंतु उन्हें पदमुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। यह कथन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि वर्ष 2000 में 3 नए राज्यों का गठन हुआ, ये निम्नलिखित है।
देखिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है और आइए इसका जो है आंसर देख लेते हैं 38 का। देखिए 38 का जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो यहाँ पे दिया हुआ है, ए दिया हुआ है यहाँ पे उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 39 नंबर दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अभिप्राय है। भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका क्या अभिप्राय है, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो भारत में संसदीय व्यवस्था का यही अभिप्राय है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भारत में संसदीय व्यवस्था है जिसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और मंत्रिपरिषद के जो मंत्री हैं व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि वे राष्ट्र के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लेता है और देखिए ऑप्शन में ये कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा ग्रह, तो देखिए सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति ग्रह, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति ग्रह, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसे अब तक ज्ञात 79 उपग्रह है जिनमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 42 नंबर देखिए कह रहा है इसमें कि अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था कितने वर्षों में, सही हो जाएगा 7 वर्षों में इसको पूरा किया गया था, ठीक है, 7 वर्षों में। देखिए अबुल फजल द्वारा जो है 1590 ईस्वी में इसकी रचना का कार्य प्रारंभ किया था जो कि 1596 ईस्वी में पूर्ण हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 जो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था, गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था, सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन नंबर डी है इल्तुतमिश को, ठीक है, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता था। देखिए गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गौरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 44 नंबर हो जाएगा, कह रहा है इसमें दिल्ली की लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया गया था किसके द्वारा, सही है औरंगजेब के द्वारा। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए इसमें कह रहा है कि पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर मोहनजोदड़ो में कितनी बार बाढ़ आई थी। देखिए इसका सही आंसर है 7 बार, ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन में बाढ़ को प्रमुख कारण माना जाता है और जॉन मार्शल ने मोहनजोदड़ो के पतन का मुख्य कारण बाढ़ को ही माना है जो कि 7 बार आई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पालकालीन मूर्ति कला की विशेषता नहीं है, सही है। देखिए इस काल की मूर्तियों को चारों तरफ से तराशा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है, तो देखिए यह कर्नाटक में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों के दौरान अपना सिंहासन अपने पुत्र बिंदुसार को सौंपकर एक सन्यासी के रूप में अपना शेष जीवन श्रवणबेलगोला में ही व्यतीत किया था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है, तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3250 से 1800 ईस्वी पूर्व के मध्य विकसित भारतीय उपमहाद्वीप में फली फूली सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से चनहुद्रो स्थल में पाए गए क्या, चनहुद्रो स्थल में क्या पाए गए हैं, तो देखिए उपर्युक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है। चनहुद्रो में सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, झूकर संस्कृति एवं झांगर संस्कृति के भी अवशेष मिले हैं और चनहुद्रो से किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो यह सिंधु सभ्यता का स्थल है तथा इसकी खुदाई में मनके, लिपस्टिक, कंघा, वक्राकार ईंटें, काजल इत्यादि के प्रमाण मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, लिपस्टिक भी, मनके भी दिया, वक्राकार ईंटें भी, तो उपयुक्त में से एक से अधिक इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें मौर्य सम्राट अशोक द्वारा धर्म यात्राओं के समय अनुसरण किए गए मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का क्रम क्या था, सही हो जाएगा। देखिए इसका क्रम था पहले गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि किसने पुस्तक शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया का विमोचन किया, सही आंसर है देखिए यह राजनाथ सिंह ने इसका विमोचन किया है, ठीक है, राजनाथ सिंह ने। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिखों के 9वें गुरु
गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बाजरा मिशन किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। सही आंसर है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो है यह शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए 53 नंबर दिया फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिहार का 100% डिजिटल बैंकिंग वाला पहला जिला कौन सा बन गया है। तो देखिए वह जिला है जहानाबाद जिला। ठीक है, जहानाबाद जिला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि हिमालय बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमारा परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित है। सही आंसर हो जाएगा। देखिए यह कोसी नदी पर प्रस्तावित है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 देखिए इसमें कह रहा है कि लोलक की काल अवधि निर्भर करती है किस पर। लोलक की काल अवधि किस पर निर्भर करती है। सही आंसर है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 56। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि विद्युत शक्ति की इकाई है। विद्युत शक्ति की इकाई है। सही आंसर है विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है वो होती है वाट। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 57 में कि आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है। आर्द्रता सही आंसर है इसका। देखिए यह हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता का मापन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। यहाँ पे कह रहा है इसमें आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को मापा जाता है। सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए कोई आवृत्ति घटना जो है इकाई समय में जितनी बार घटित होती है उसे उस घटना की आवृत्ति कहते हैं। और आवृत्ति को किसी साइनाकार तरंग की कला परिवर्तन की दर के रूप में भी समझ सकते हैं। और आवृत्ति की इकाई जो है हर्ट्ज होती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेंगे। यहाँ पे 59 नंबर कह रहा है इसमें सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सही आंसर है नाभिकीय संलयन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए यहाँ पे 60 हो जाएगा। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 60 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि निम्न में से ऐसी कौन सी धातु है जिसके ऊपर से भाप गुजरती है तब भी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है। तो देखिए वह धातु है तांबे के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित लौह अयस्कों में से बैलाडिलो में किसका खनन होता है। बैलाडिलो में किसका खनन होता है। सही आंसर हो जाएगा देखिए हेमेटाइट का। ठीक है, हेमेटाइट का। हेमेटाइट लौह के ऑक्साइड देखिए लौह के ऑक्साइड जो है Fe2O3 के खनिज रूप है। और यह आमतौर पर पत्थरों और मिट्टी में पाया जाता है। और धरती में सबसे अधिक मात्रा में लोहा हेमेटाइट के रूप में ही पाया जाता है। और यह शुद्ध लोहे से ज़्यादा कड़ा होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होती है। धातु तत्वों के लिए होती है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी देखिए 2882 इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 28 नियॉन एवं 288 ऑर्गन अक्रिय गैसों के लिए तथा 287 क्लोरीन के लिए होती है। और इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखिए 2882 जो है यह कैल्शियम के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। एस्पिरिन कहाँ से मिलती है। सही हो जाएगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि एस्पिरिन जिसे एसिटिल सैलिसिलिक एसिड भी कहते हैं यह सैलिसिलेट औषधि है जो कि एक सैलिसिलेट औषधि है जो अक्सर हल्के दर्दों से छुटकारा पाने के लिए दर्द निवारक के रूप में, ज्वर कम करने के लिए एवं ज्वर शामक के रूप में और शोथ निरोधी दवा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। एस्पिरिन पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है। ठीक है, पेड़ के लेटेक्स से प्राप्त होता है और यह एंटीपायरेटिक के रूप में ज्वर होने पर दी जाती है। तो देखिए उपरोक्त में से इसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि सर्वाधिक कठोर तत्व निम्न में से कौन है। सर्वाधिक कठोर तत्व सही हो जाएगा। देखिए हीरा जो है यह सर्वाधिक कठोर तत्व, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। ठीक है, हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। हीरे में सभी कार्बन परमाणु बहुत ही शक्तिशाली सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए यह बहुत कठोर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था। सही हो जाएगा बाबू कुंवर सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे 66 नंबर दिया हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी।
तो देखिए सही आंसर है मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था, किस अधिवेशन में? तो देखिए यह 1896 का कलकत्ता अधिवेशन था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष रहमतुल्लाह अल साइनी थे, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए सही आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 ईस्वी में भारत सेवक समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारत की सेवा के लिए राष्ट्रीय प्रचारक तैयार करना और संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हितों को प्रोत्साहन देना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ पे कह रहा है इसमें कि वांडीवास युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? वांडीवास की जो लड़ाई हुई थी वो किसके मध्य में लड़ा गया था? सही आंसर है देखिए यह अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य जो है यह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, वांडीवास का युद्ध जो है जनवरी 1760 इसमें अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए थे, ठीक है। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकूट ने किया था, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लारी ने किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसमें बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? सही आंसर है देखिए उस समय बंगाल के नवाब मीर कासिम था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी बंगाल के नवाब मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था और बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेनाओं ने सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर बने नए टीवी को क्या नाम दिया गया है? सही है देखिए इसका नाम दिया गया है संसद टीवी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी का विलय हो गया है और नए चैनल का नाम संसद टीवी होगा, ठीक है। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए इसका सीईओ नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे 72 नंबर फ्रेंड्स कह रहा है इसमें विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया गया है? सही है 12 जून को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, ठीक है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत हुई और यह हर साल 12 जून को मनाया जाता है, ठीक है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस की शुरुआत आईएलओ ने 2002 ईस्वी में की थी और इस बार वीक ऑफ एक्शन मनाया जा रहा है जो कि 10 जून से शुरू हुआ, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 73। क्वेश्चन नंबर जो है देखिए यहाँ पे 73 है फ्रेंड्स। और देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र का दशक 2021 से 30 का आयोजन निम्नलिखित में से कौन कर रहा है? सही है देखिए यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम और खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा किया। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन मैथ का आंसर है, क्वेश्चन है देखिए इसका आंसर बताते चल रहे हैं। 74 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला है यहाँ पे 75 नंबर और देखिए फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 76 देख लीजिए यहाँ पे 76 इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 77 नंबर और देखिए फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 38 इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 78 नंबर और देखिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 79 नंबर फ्रेंड्स। देखिए 79 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार किसने जीता है? सही आंसर है जीशान ए लतीफ़ ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए जीशान ए लतीफ़ ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी संघर्षों के दस्तावेजीकरण के लिए फोटो पत्रकारिता श्रेणी में रामनाथ गोयन का पुरस्कार जीता है, ठीक है। उन्होंने अपने फोटो निबंध के लिए यह पुरस्कार जीता जिसमें उन लोगों की दुर्दशा शामिल है जिन्हें राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 फ्रेंड्स कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में 102वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? सही हो जाएगा एंटीगुआ और बरमूडा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंटीगुआ और बरमूडा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शामिल होने वाला 102वां देश बन गया है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है इसमें भारत 1 दिसंबर 2022 से लेकर कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? कब तक G20 की अध्यक्षता करेगा? सही हो जाएगा इसका देखिए 30 नवंबर 2023 तक। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए यहाँ पे फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इसमें केंद्र सरकार ने किस विभाग के सचिव संजय मल्होत्रा को भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है? सही आंसर है वित्तीय सेवा विभाग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे कह रहा है इसमें वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो देखिए तेलंगाना जो है इसमें शीर्ष पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स।
देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि बिरसा मुंडा जनजातीय नायक नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए इसके लेखक है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 85 नंबर, और देखिए इसमें कह रहा है कि किस प्रदेश की सरकार ने अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियों के लिए सरकारी स्कूलों में हॉबी हब स्थापित करने की योजना शुरू की है। तो यह किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 86 नंबर फ्रेंड्स, और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस देश ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। सही आंसर है देखिए यह चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए चीन ने लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट का उपयोग करके जिक्वाइन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से गाओफेन 303 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। और गाओफेन 303 एक नया पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। यह चीन के भूमि सुधार रडार उपग्रह समूह का हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पे। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन से शहर ने पहले खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट की मेजबानी की। सही आंसर है जमशेदपुर ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब किस शहर में खोला गया है। तो देखिए यह हैदराबाद में खोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब हैदराबाद में खोला गया। और तेलंगाना सरकार ने बहुहितधारकों के साथ मिलकर हैदराबाद में फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब खोला है, ये भी याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की है। सही है देखिए कामी रीता शेरपा ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए नेपाली पर्वतारोही कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए पुराने पारंपरिक दक्षिण पूर्वी रीज मार्ग को लिया। और कीमा रीता शेरपा ने 1994 में पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वैज्ञानिकों ने पहली बार चांद की मिट्टी में पौधों को सफलतापूर्वक उगाया है। निम्नलिखित में से किस मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इस मिट्टी को पृथ्वी पर लाया गया था। सही हो जाएगा अपोलो मिशन के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया फ्रेंड्स, देखिए कह रहा है इसमें कि वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट शुरुआत किसने की। यह शुरुआत किया नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द इन्वायरमेंट मूवमेंट की शुरुआत की। पिछले साल ग्लासगो में पार्टियों COP26 के 26वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा लाइफ का विचार पेश किया गया था। चलिए अगला देख लीजिए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। कह रहे हैं इसमें भारत ने अपनी परमाणु सक्षम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल किसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया। सही है अग्नि 4 का। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें कैंसर निदान और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। सही हो जाएगा इसका कोच्चि। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 94। और देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा। सही हो जाएगा देखिए नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली में भारत का पहला ई कचरा इको पार्क विकसित करने की घोषणा की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे 95 नंबर। कह रहा है इसमें 41वां विला डी बेनास्क इंटरनेशनल शतरंज ओपन टूर्नामेंट किसने जीता है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए अरविंद चिदम्बरम ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए इसमें कह रहा है कि इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 के तीसरे संस्करण में प्रमुख राज्यों की सूची में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। सही आंसर हो जाएगा इसका देखिए कर्नाटक जो है इसमें प्रथम स्थान पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कह रहा है इसमें महिला एक दिवसीय विश्व कप 2025 की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। सही हो जाएगा देखिए इसकी मेजबानी भारत करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 98। इसमें कह रहा है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। सही है खंडवा। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो है खंडवा शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 99। और देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किस देश ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता है। सही आंसर है भारत ने। ठीक है, भारत ने अंडर-27 फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम खेले गए फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 5-2 से हराया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है। और देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए वी प्रणव। ठीक है, वी प्रणव जो है भारत के 75वें ग्रैंड मास्टर बने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था
टोटल 100 क्वेश्चन, ठीक है। और अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब आज से जो है हम लोग बीआरडी पब्लिकेशन खान सर के द्वारा जो है बिहार दरोगा के लिए जो बुक लॉन्च किया गया था, आज से हम लोग उस बुक को जो है शुरू किए हैं। और आज हम लोग देखें इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 टोटल 100 क्वेश्चन जो है कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये सेट जो है आप लोगों को काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताएगा कि ये सेट आप लोगों को कैसा लगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को रिवीजन के लिए इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट पे अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से उसको डाउनलोड करके आप लोग रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।